बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर यूनिट 2 है हमारे पास, और ये लास्ट लेक्चर है यूनिट 2 का। और ये हमारे पास ERQ क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर के ये एंड है हमारे पास, और ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये लेक्चर आपका, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये रीजंस वाले क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हैं उन्होंने। तो पहला क्वेश्चन है ERQ का कि व्हाट आर थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। कहता है कि तीन इक्वेशन निकालनी थी, हमने ड्राइव की थी, जिसमें एक्सीलरेशन जो था वो यूनिफॉर्म था हमारे पास। तो उसके अंदर हमने U और V की टर्म से स्टडी किया हुआ था। तो हाउ दे हैव ड्राइव, तो किस तरह से दे आर ड्राइव या दे हैव ड्राइव, किस तरह ड्राइव कर चुके हैं, अब किस तरह ड्राइव करते हैं उसको। ठीक है, तो वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। हाउ डज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिहेव। कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है हमारे पास किसी भी मोशन का, हमारे पास वो किस तरह बिहेव कर रहा होता है। अब हम ये थोड़ा सा इसको पिक्चर को लेंगे पहले समझने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल होता है हमारे पास कंपोनेंट, जिसको हम एक्स कह रहे हैं, और एक वर्टिकल होता है इसको वाई कह रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो होता है हमारे पास वो एक्स होता है, और ये एज ए रेंज को भी डिफाइन कर रहा होता है। ये वर्टिकल होता है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हाइट को डिफाइन कर रहा होता है। और हम ये जो वेलोसिटी जिसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो उसकी जो भी एंगल बनाता है वो थीटा होता है, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो वी नॉट होता है हमारे पास। तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर जाके, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट होता है वी नॉट कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट जो होता है वो वी नॉट साइन थीटा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये था कि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, या उसके किस तरह से उसको आप डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वापस चलते हैं। ठीक है, तो कहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा जो मोशन हमारे पास हो रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी नॉट एक्स है हमारे पास, यानी वी नॉट कॉस थीटा बराबर होता है वो, हैव द सेम वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे मोशन में सेम होती है या कांस्टेंट होती है, जिससे चल रहा है वही लास्ट तक वही होता है इन ड्यूरिंग द इंटायर मोशन, पूरे मोशन। बिकॉज व्हेन लॉन्च द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं विथ सम एंगल, विथ हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली कुछ एंगल से आप इसको लॉन्च करते हैं, देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट जा रहा है बॉल की तरह नजर आ रहा है, डॉटेड नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर हॉरिजेंटली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो यहाँ लिखा देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजेंटल ऑन द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस कीप कांस्टेंट या कीप इग्नोरिंग। यहाँ पे हम उसको एज ए इग्नोर कर देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ही फोर्स एक्ट हो रही है जो उसकी वर्टिकल के ऊपर हो रही है, वो जी है हमारे पास। लेकिन हॉरिजॉन्टल के ऊपर इस वक्त कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो एयर रेजिस्टेंस है वो इग्नोर कर दी गई है। देन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में। इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, बीच में लें, किसी भी स्टैंड पर ले लें, जो इनिशियली उसका कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट निकलेगा, वही फाइनल में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज शोन इन अंडर, नीचे नजर आ रहा है फिर मोशन के अंदर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। कहने का मकसद ये कि वो थ्रू आउटली वो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वर्टिकल पे फर्क पड़ता है, जी एक्ट कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, और हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। हमने यहाँ पे देखा था, पहले भी ये बनाया हुआ था, हॉरिजॉन्टल को हम टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल को हम वेलोसिटी से कंपोनेंट से जाहिर कर रहे हैं, वेलोसिटी से जाहिर कर रहे हैं वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल को टाइम से। एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ओ से ए तक गया हमारे पास, और इस दौरान में क्या हुआ, जो एक्सेलरेट हो रही थी। ठीक है, टाइम वाइज हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये पूरे पहले पढ़ा चुके हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन की टाइप का है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इज शोन इन अंडर। तो कहता है कि अब ये जो ओ ए है, इसके अंडर में जो एरिया आएगा वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, जो लेक्चर प्रीवियस हमने डिलीवर किया था, जब इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे थे ग्राफिकल तरीके से।
तो यहाँ पे हमने एक ओरिजिन से दिखाया है, इस वक्त मैंने ये ओरिजिन से दिखाया, वहाँ पे किसी हाइट से दिखाया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा लेक्चर, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन से चला है तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की। वो मूव हुआ है इनिशियली, वो व्हेन अ बॉडी मूव विद इनिशियली एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट की, वेलोसिटी लेने टाइम लेने कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल स्टॉप थी। अब जब मूव करना शुरू हुआ तो वो एक्सेलरेट होता गया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमारे पास जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको। ठीक है जी, अब इसी पिक्चर से हम इसको डिफाइन करेंगे सवाल को कि ये जो एरिया बना यहाँ से जो ओ से ए तक पहुंचा, तो ये जाहिर बात है हर पॉइंट के ऊपर टाइम, नीचे इसके क्रॉसपोंडेंस में वर्टिकल लेके आएंगे टाइम आ जाएगा। अगर राइट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर आ देंगे हमारे पास वर्टिकल के अंदर, तो वो स्पीड आती जाएगी या वेलोसिटी आती जाएगी। अगर डायरेक्शन तो वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड है तो वो स्पीड ही दिखाएगा। ये मुख्तलिफ पॉइंटों के ऊपर मुख्तलिफ आ रही होगी। तो ये बी पॉइंट के ऊपर, बी टाइम के ऊपर वो ए पे पहुंच गया, और जब स्पीड कितनी थी उसकी सी थी, तो ओ से ए तक का उसने सफ़र किया। तो एरिया कहाँ गया, तो ये जो एरिया है जो इसके अंडर आया, इस लाइन के अंडर आया, उसको मैंने दिखा दिया एक ब्लू कलर के साथ। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ किसके, लाइन के नीचे जो अंडर शेडेड एरिया आया, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको समझाते हैं यहाँ पे हम। एज यू नोटेड डिस्प्लेसमेंट इज द, यहाँ पे हम वेलोसिटी से ले रहे हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने। ठीक है, अगर डिस्टेंस से कहना चाहेगा तो आप ये वेलोसिटी को स्पीड कर दीजिएगा। पेपर पे कुछ पता नहीं है, पेपर में किस तरह से दे सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हमारे पास। सिंपल सी चीज़ है, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के मुताबिक द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन ओ ए। ठीक है जी, अब यहाँ देख लीजिए ओ ए जो लाइन है हमारे पास, इसके अंडर का जो एरिया जो मैंने ब्लू में दिखाया हुआ आपको, बिल्कुल शेड हल्का सा लगा के, इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ के अंदर जो ओ ए लाइन के अंडर जो एरिया है उसको हम कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल ओ सी ए बी। ओ से सी गए, सी से ए गए, ए से बी गए, वापस ओ पे आ गए, तो एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे, इसमें इसलिए लेंथली नहीं दिया है मैंने आपको। तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का जब है पूरा रेक्टेंगल का एरिया तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल चाहिए, तो उसको हाफ कर देंगे, तो वो रेक्टेंगल का जो हाफ होगा वो हमें ट्रायंगल आ जाएगा, ओ ए बी आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रेक्टेंगल ओ सी ए बी। फार्मूले जरिए मालूम कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन, जो ये स्लोप बना, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन आई ओ से ए तक की स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ये जो लाइन का स्लोप है वो बराबर होता है किसके, वो एक्सेलरेशन के बराबर आता है। देखिए लेक्चर में आप देखेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई थी डीप के अंदर, वहाँ इजीली आपको हो जाएंगे। तो कहते हैं देयरफॉर, तो अभी जो स्लोप के नीचे का जो एरिया है, तो कहता था एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन ओ ए लाइन के जो स्लोप है उसका जो एरिया है उसके अंडर का, इज द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है इन द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन द एक्सेलरेटेड मोशन। जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट लिया था, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है जी, ये तीसरा सवाल था इसका आपका। अभी आ गया आपका चौथा सवाल। कहता है हाउ डू द इनिशियल लॉन्च एंगल, जो इनिशियल लॉन्च एंगल होता है एंड द वेलोसिटी इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। कहता है जो लॉन्च कर रहे हैं आप एंगल को, ठीक है, जो लॉन्च एंगल हो रहा है हमारे पास, ये जितना भी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। हमने ये एक्स एक्सिस दिखाया और एक ही वाई एक्सिस दिखाया। जो एक्स एक्सिस है वो रेंज को शो कर रहा है और वाई एक्सिस शो कर रहा है हाइट को। तो अब देखिए यहाँ पे दो प्लेस नज़र आ रही हैं हमारे पास, जैसे कि एक ये नज़र आ रहा है, ये 15 डिग्री वाला और एक 75 वाला, 75 और 15 वाला का सेम रेंज है। ठीक है, इसी तरह से 30 वाले का और 60 वाले का सेम रेंज है, 45 का मैक्सिमम हमारे पास है। तो कहता है जो इनिशियल लॉन्च एंगल होता है उसका कहता है कि इनिशियली लॉन्च एंगल एंड द वेलोसिटी इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एंगल और लॉन्च एंगल और वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो ये फार्मूला है, फार्मूले की मदद से हम इसको दिखा देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल दिखाए थे, इसमें सेम एंगल थे, तो क्या हो रहा है। अब दोनों चीज़ें स्टडी करेंगे, एक एंगल स्टडी करेंगे और एक स्टडी करेंगे आपकी वेलोसिटी को।
ठीक है, पिक्चर याद रखिएगा, यानी फिगर जो आपके पास है। अब कहते हैं इफेक्ट ऑफ इनिशियल लॉन्च एंगल, जो इनिशियली लॉन्च किया जाता है एंगल, उसका इफेक्ट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तीन हमने यहाँ पे केसेस दिखाए, तीन चीज़ों को स्टडी किया उसके साथ, एंगल के साथ। कहता है इफ़ वी इंक्रीज द लॉन्च एंगल, अगर इस एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए आप इसको थोड़ा सा वापस आते हैं। अब देखें एंगल कितना था, ये 15 था, तो रेंज यहाँ तक थी। 30 किया तो बढ़ गई हमारे पास, 45 किया तो मैक्सिमम हो गई, और जब और 60 किया तो ये रेंज कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि 45 से ऊपर जाएंगे तो भी रेंज कम होती जाएगी, 45 से नीचे आते जाएंगे तब भी रेंज कम होती है, 45 से अप और नीचे जाने में रेंज कम ही होगी। अब कहता है कि व्हेन वी इंक्रीज द लॉन्च एंगल, जैसे जैसे आप बढ़ाना शुरू करते हैं लॉन्च एंगल को, द टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द मोशन, तो कहता है इंक्रीज हो जाएगा प्रोजेक्टाइल में टाइम, जो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम है प्रोजेक्टाइल का, वो क्या होगा आपका, वो बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ाएंगे तो ज़्यादा देर वो हवा में रहेगा। देखें एंगल कम था, जल्दी गिर गया, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ गया फ्लाइट का, और ज़्यादा होता गया। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है एयर में इतना ही ज़्यादा रहेगा। तो अल्फाज में ये कह लें कि एंगल बढ़ाने से उसका टोटल फ्लाइट टाइम भी बढ़ जाता है। अप जाने का और डाउन आने के टाइम को बोलते हैं हम टोटल फ्लाइट टाइम कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। आल्सो इफ़ यू इंक्रीज द इनिशियल लॉन्च एंगल, अगर एंगल बढ़ाएं तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, टाइम पे तो टाइम बढ़ गया, हाइट पे क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे लॉन्च एंगल तो क्या होता जाएगा, उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो कहता है कि इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो उसकी हाइट भी देखें काम में ज़्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं इसी तरह से उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। और पहला पॉइंट क्या था, उसका टोटल फ्लाइट टाइम भी बढ़ता चला जाएगा एंगल के बढ़ाने से। आल्सो इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द इनिशियल लॉन्च एंगल फ्रॉम द 45 देन द रेंज विल बी डिक्रीज के। मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा कि 45 से ज़्यादा एंगल करें या 45 से कम करें, दोनों केसों के अंदर रेंज क्या है, वो रेंज कम होती जाएगी। यानी तीन चीज़ें स्टडी की हैं, टोटल फ्लाइट टाइम वो बढ़ जाएगा, हाइट वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन रेंज जो है 45 से ज़्यादा एंगल करें या कम करें, वो दोनों सूरतों में वो कम हो जाएगी रेंज। ठीक है, ये तो हो गया एंगल का। अब इनिशियल वेलोसिटी वाली बात आ जाएगी। तो इफेक्ट ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी का क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो वही फ्लाइट टाइम पे भी चेक करेंगे, हाइट पे भी चेक कर लेंगे, रेंज पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इफ़ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी देन द इंक्रीज द टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी हो ज़्यादा होगी इतना ही ज़्यादा देर तक वो एयर में रहेगा। ठीक है जी। सेकंड कहता है इफ़ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इंक्रीज, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप भेजेंगे इतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट कैरी करेगा, ज़्यादा देर तक एयर में रहेगा, ज़्यादा हाइट कैरी करेगा। तीसरा कहता है इफ़ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी द रेंज विल बी इंक्रीज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे इतना ही ज़्यादा वो रेंज को कैरी करेगा। ठीक है, तीनों चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ पे। इसका पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट है ये, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कहता है कि जो कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का और वर्टिकल मोशन का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोशन का और वर्टिकल मोशन का, वो क्या इंडिपेंडेंस हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, उनका कोई आज़ाद है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई इंडिपेंडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो कहता है यहाँ पे वाकई क्या होगा, तो कहता है कि इन द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से वो। ठीक है, टू ईच अदर बिकॉज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ कांस्टेंट, हमने पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है जो इनिशियल है वो इसका फाइनल होता है, तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो थ्रू आउटली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटायर मोशन, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। बट द वर्टिकल मोशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी इन द इंटायर मोशन, पूरे मोशन में जो वर्टिकल है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका चेंज नहीं हो रहा होता, वो सेम रहता है। इन हॉरिजॉन्टल मोशन नो एनी फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करती, बट इन वर्टिकल मोशन ग्रेविटी इज एक्ट एज ए फोर्स, ग्रेविटी एज ए फोर्स पे एक्ट कर रही होती है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही होती। कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रेंज कहते हैं, इज डिपेंडेंट
अपॉन द टोटल फ्लाइट टाइम, वो टोटल फ्लाइट टाइम पे डिपेंड करता है, एंड द इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रेंज बढ़ती जाएगी, और साथ में उसकी फ्लाइट टाइम, जितनी ज़्यादा फ्लाइट करेगा उतना ही वो रेंज बढ़ाता जाएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द ग्रेविटी। वो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे वो, लेकिन अलग अलग तरीके से वो डिपेंड कर रहे हैं। तो कहता है हैंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है वर्टिकल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल अलग तरीके से वेरी हो रहा है, और जो वर्टिकल है वो उसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा है, और कोई वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा। तो दोनों का कहीं पे यूसेज नहीं है, आपस में कोई कोलिजन नहीं हो रहा, ना ही कोई वो रिजेम्बलेंस आ रही है उनके अंदर। तो वो दोनों के दोनों किसी भी तरीके से वो आपस में एक्ट करते ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं टू ईच अदर। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका 5 इसके ERQ क्वेश्चन थे आपके। अब हम जाएंगे इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। अब देखिए यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल कहता है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। एक हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नीचे नहीं आ रहा, अब जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जो जा रहा है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। वो कहाँ तक जा चुका है, वो अभी 80 मीटर पे पहुँच चुका है हाइट पर। जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, और 80 मीटर पे वो अबव पहुँच चुका है एट हाइट पे। अब पैकेज इज ड्रॉप, कोई पैकेज है उसको वो ड्रॉप करता है, कब जाके 80 वाली मीटर पे ड्रॉप करता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। कहता है कितनी देर वो पैकेज टाइम लेगा टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन पर आने में। अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, एक हाइट दे रहा है, उस हाइट पे वो ड्रॉप करेगा। जब वहाँ पे ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो हाइट था 80 मीटर हाइट पे पहुँचने के बाद उसने क्या किया, एकदम से ड्रॉप किया। जैसे ड्रॉप करेगा दो चीज़ें वहाँ पे एक्ट करेंगी उसके साथ, एक तो इनर्शिया, क्योंकि वो जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हेलीकॉप्टर जा रहा था। देखें यहाँ मैंने U और V से कंसिडर किया पूरा न्यूमेरिकल्स आपके। U जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और V जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। तो ये जब यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास रीच कर चुका है, तो वो 80 मीटर रीच कर चुका है, और उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जा रही थी वो 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल को मैंने U से कंसिडर किया हुआ है। जैसे उसको ड्रॉप किया तो एकदम से वो जो वेलोसिटी थी इसी वेलोसिटी को कैरी करते हुए ऊपर जाएगा। और दूसरा ये तो इनर्शिया होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे वो नीचे हम उसको ड्रॉप करेंगे तो एकदम से एयर प्रेशर क्या करेगा, उसको अप करेगा। दोनों फोर्स ऐड कर रही होंगी, इसकी वजह से वो रीच कर जाएगा अपने डेस्टिनेशन से, जहाँ से ड्रॉप किया था उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो हवा में कितना टाइम ले, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसका टोटल टाइम हो जाएगा जब तक वो रीच नहीं करेगा ग्राउंड को। तो कहता है कि जब उसको ड्रॉप किया हमने वहाँ से, तो वहाँ से लेके एयर में, ये भी एयर में ही है यहाँ तक भी, और यहाँ से भी यहाँ तक एयर में। तो कहता है कि ड्रॉप होने के बाद से ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। तो पहला टाइम तो वो ये लेगा कि यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा, जिसको मैंने T1 कह दिया। और जब वहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो T2 हो गया, यानी ये T1 अलग निकालना पड़ेगा, ये T2 अलग निकालना पड़ेगा। दोनों को जमा करूँगा तो मेरा टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा जो T होगा मेरे पास। तो उसने पहले कहा कि आप कोई इनिशियल वेलोसिटी जारी है और वो पैकेज को ड्रॉप करते हैं 80 मीटर की हाइट के ऊपर। तो H1 जो है वो मैंने 80 मीटर लिख दिया, जो इनिशियल वेलोसिटी U1 कह दिया उसको, वो 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब यहाँ से ड्रॉप किया तो वो यहीं से एकदम नीचे नहीं गिर गया, क्योंकि इनर्शिया भी था, इसलिए वो मूव करके थोड़ा सा अप गया। और दूसरी चीज़ ये जरूर इतनी दूर नहीं गया होगा, थोड़ा ऊपर ही गया होगा, लेकिन ये घिचमिच कर दूंगा अगर मैं इसको बनाऊंगा करीब करीब करके। तो मैंने थोड़ा फासले से दिखाया, यानी कि जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो, जो ऊपर जाएगा उसके बाद वो लैंड करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि उसके बाद दो फोर्स एक्ट कर रही होंगी उस वक्त। एक इनर्शिया फोर्स होगी, दूसरा क्या होगा, वो वहाँ पास एयर का प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो एकदम से अप जा रहा होगा वो। ठीक है जी। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ये यहाँ से क्या कहते हैं अप जाएगा, तो ये टाइम एक ही हो गया, एक टाइम ही हो गया। दोनों टाइमों को प्लस करूंगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, डेट इज टी, जो आपको मालूम करना है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया तब टी निकालना है, दूसरा जब वहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से यहीं से नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा वो। 80 मीटर हाइट है, 12 मीटर ये दिया हुआ है। अब मैं यही जो
इनिशियल वेलोसिटी है वही कंसिडर करूँगा जिससे वो ऊपर गया है। तो पहला मैंने मोशन बनाया अपवर्ड मोशन और दूसरा वहाँ से बनाऊंगा डाउनवर्ड मोशन। तो जो अपवर्ड मोशन बनाया उसमें वही रखी वेलोसिटी मैंने जो पहले कैरी कर रहा था हेलीकॉप्टर, तो u1 वहीं पर भी u1 रखा मैंने जो 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 9.8 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो ऊपर ही गया है हमारे पास। ठीक है, माइनस लगाना भूल गए, आप लगा लीजिएगा। अब जब फाइनल वहाँ पहुँचेगा तो वी एफ क्या हो जाता है, वो जीरो आता है। वी एफ को हम वी कहते हैं यहाँ पे, तो V1 ये पहला टर्म मोशन है तो V1 ही कह दिया इसको, वो जीरो हो जाएगा यहाँ पहुँच के। उसको यहाँ का जो टाइम है वो t है हमारे पास। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत है वो हाइट भी कैरी करेगा कुछ, तो वो हाइट हमें नहीं पता, उसको मैंने यहाँ h1 कहा हुआ था, इसको मैंने h2 कह दिया। और ये जो टाइम यहाँ पर अलग निकाला हमने, ये टोटल जो हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की वो h1 + h2 हो जाएगी। जब आप ये वाला T2 निकालेंगे तो आपको हाइट ये 80 काम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ हाइट उसने ऊपर ली हुई है। दोनों हाइटों को प्लस करूंगा तो ये टोटल हाइट यहाँ तक की काउंट आएगी, h1 + h2 = h। ठीक है जी, तो ये अपवर्ड मोशन पहले यहाँ से यहाँ तक का कर दिया मैंने भी, लेकिन उसमें यहाँ तक का क्लियर किया हुआ है, ये वाला मैंने अलग से रख दिया आपका। ठीक है जी, अब ये डाउनवर्ड मोशन का बता दिया मैंने। जब वहाँ से डाउन करेंगे हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पहले u1 कह चुका हूँ, दोनों में इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ से जो अब नीचे आ रहा होगा तो u2 होगा, u2 जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, अब जो हाइट होगी इसकी यहाँ पे हम जानते हैं इसकी हाइट में एक हाइट तो ये h1 वाली होगी, एक h2 वाली होगी, वो टोटल हो जाएगी। तो मैंने h = h1 + h2 कर दिया। ठीक है जी, फिर यहाँ पे मैंने T2 कहा, यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आएगा टाइम वो T2 है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा ये T2 है, नीचे आ रहा है डाउनवर्ड मोशन है, ये G क्या होगा हमारे पास, ये प्लस का ही होगा, या G माइनस होगा, आप माइनस लगा लीजिएगा उसमें। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे T1 भी चाहिए मुझे, h2 भी चाहिए। यहाँ पे मुझे h निकल जाएगा तो उसके बाद में T2 निकालूंगा। जब T1 और T2 को ऐड करूंगा तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब अपवर्ड मोशन या फॉरवर्ड मोशन जो था हमारे पास, जो आगे की तरफ मूव हो गया था वो, तो वो क्या वहाँ पास VF = VI + AT होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो टर्म हमने इक्वेशन में पढ़ी है, VF की जगह V होता है और इनिशियल की जगह U होता है। तो 1 1 कर दिया, T1 कर दिया, G कांस्टेंट है जो माइनस में ही होगी। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे VF जीरो हो गई, यानी कि V1 = 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, वो 12 है हमारे पास। जो हेलीकॉप्टर की भी है वो इनर्शिया की वेलोसिटी इसके साथ रही, तो वो अपवर्ड जाते हुए वहाँ से वो कितना हो गया, 12 ही रहा। G क्या माइनस का था। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे V1 0 है, 0 रख दिया। U1 कितना है, वो 12 था, 12 रखा हमने। G हमारे पास यहाँ गलत रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए, माइनस लगा लीजिएगा, माइनस का 9.8। T हम मालूम करना है। ठीक है जी, तो अभी क्या हुआ, ये 12 यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 9.8 हो गया, मल्टीप्लाई करें वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 1.22 आ गया। तो 1.22 कौन सा आ गया हमारे पास, जैसे ही ड्रॉप किया वो थोड़ा सा हाइट वो लेके ऊपर चला गया, T1 आ गया आपके पास। T2 चाहिए आपको, लेकिन वो T2 के लिए तो हाइट चाहिए, h2 भी चाहिए आपके पास, h1 तो आपको पता है, तो h2 यहीं निकाल लेंगे अपवर्ड मोशन के अंदर, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त। तो T1 आ गया आपके पास, U1 पता है आपको, G पता है, फॉर्मूला लगा दिया 2GS = VF² - VI²। तो VF को हम V कहते हैं और VI को U कहते हैं, तो ये V1² U1² हो गया। जो S है वो हाइट हो गया, वो हाइट कौन सी है, वो जो ड्रॉप किया एकदम से जो ऊपर गया था, तो हाइट वो h2 है हमारे पास, जो मालूम करनी है हमें। G कितना है, वो अप जा रहा है तो इसलिए V माइनस का इस्तेमाल होगा 9.8। h2 अपनी जगह पे जो ऊपर पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगी उसकी। इनिशियल वही वेलोसिटी है जो एक्सीलरेट करके इनर्शिया लेके ऊपर गया था 12। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रहेगा, 19.6 हो जाएगा। h2 अपनी जगह पे, माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, माइनस अपनी जगह पे, 12 का स्क्वायर 144 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देगा। 114.44 है, ये 144 है, 114.4 नहीं है, ये पॉइंट अलग से कहीं और से लगा हुआ नजर आ गया, 144 है। ठीक है जी, इसको 144 यहाँ से 144 ये पॉइंट नहीं है, इसको डिवाइड करें आप तो क्या आएगा, 7.34 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया h2 आ गया। h1 पहले दे रखी थी जहाँ पे उसने ड्रॉप किया था, तो वो h1 और ये अब वहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, तो इसलिए क्या होगा, h2 भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो h2 कौन सा जो ऊपर गया था, उसके जैसे ड्रॉप किया एकदम से
पैकेज ऊपर चला गया था तो वो H2 था, तो H1 हमारे पास 80 दिया हुआ था, H2 वो जो अभी कैरी किया उसने हाइट लिए थोड़ा सा ऊपर गया है T1 टाइम के अंदर, दोनों को जमा करेंगे अब टोटल हाइट हो गई। अभी टोटल हाइट इस्तेमाल होगी हमारे पास डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब हम आएंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो हाइट जो होगा वो S इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है हमारे पास। अब जो हाइट है उसको हम h कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, टाइम हमारे पास जो है वो नीचे आने का टाइम वो t2 है हमारे पास, तो ये भी t2 हो जाएगा हमारे पास। g अपनी जगह पे g प्लस का रहेगा क्योंकि नीचे आ रहे हैं ऊपर से, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जब ऊपर से कुछ नीचे आती है तो वी आई उसकी ज़ीरो हो जाती है, तो u2 क्या जगह वो ज़ीरो हो जाता है हमारे पास। h कितना हो गया ये अभी निकाला हमने, इस h मैंने प्लस कर लिया, एक पहले की जब उसने ड्रॉप किया था और एक जो ऊपर पहुंच गया, दोनों हाइटें जमा कर ली थी तो 87.34 आ गया था आपके पास। U2 आपने जब ऊपर से ड्रॉप की है कोई चीज़ तो वो एकदम से वो जीरो होती है इनिशियली। T2 अपने मैंने ऐसे रहने दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप लिख दें 9 पॉइंट सॉरी यहाँ पे T2 मालूम ही करना है, तो T2 ऐसे रहेगा हमारे पास यहाँ पे, और वो कैंसिल हो जाएगा बाद में। हाफ अपनी जगह पर, जी की वैल्यू 9.8 है और T2 अपनी जगह पर है, तो 9.8 को डिवाइड किया 2 से तो 4.9 आ गया हमारे पास। ये 87.34 अपनी जगह पर है, जीरो किस में पे करेंगे वो जीरो हो जाएगा हमारे पास, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये। अगर यहाँ तो वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं था, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। 4.9 और T2 स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई अगर हमारे जगह डिवाइड करेगा तो क्या होगा हमारे पास, जो कुछ डिवाइड होगा 70.82 हो जाएगा। तो टेक रेडिकल बोथ साइड, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर फ्री हो जाए, तो ये कितना आ गया 4.22 आ गया। ये आया ऊपर से जब वो नीचे आया, ठीक है, तो एक ऊपर भी चला गया था, तो वो T1 था, जैसे ही पैकेज ड्रॉप किया तो वो नीचे नहीं गिरा, थोड़ा ऊपर गया, तो वो T1 लिया तो T1 यहाँ पे आ गया, ऊपर से नीचे आया तो वो T2 है आपके पास। दोनों को जमा करूंगा टोटल टाइम तो 5 पॉइंट, दोनों T1 प्लस T2 को जो अभी T1 पहले निकाला 1.22 और ये भी निकाला 4.22, दोनों को प्लस करेंगे तो 5.44 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इनिशियली इससे जा रहा था, इतनी हाइट के ऊपर उसने ड्रॉप किया तो फौरन नीचे नहीं गिर गया, थोड़ा ऊपर चला गया, जो ऊपर गया तो कुछ हाइट भी लिया और कुछ टाइम भी लिया उसने, उसके बाद फिर वो नीचे आया तो टाइम 1 हो गया, टाइम 2 भी हो गया, हाइट टोटल अब 80 नहीं रहेगी, जो ऊपर गया वो हाइट भी ऐड करेंगे तो टोटल हाइट बनेगी, तो h इजिकल टू H1 प्लस H2 हो गया। T1 प्लस T2 निकालेंगे तो वो आपका टाइम निकलेगा। T1 हमारे पास 1.22 निकला था और T2 जो हमारे पास है 4 पॉइंट समथिंग था, दोनों को जमा किया 5.4 आ गया था, जो अभी हमें सॉल्व किया। ठीक है जी, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 में कहता है 2 टग बोट्स हैं, 2 टग बोट्स हैं, वह छोटी बोट्स हमारे पास हैं, आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 600,000 न्यूटन। हर एक जो है, जो F1 फोर्स लगा रहा है वो 6,000 की, जो दूसरी बोट है वो F2 लगा रही है वो भी 6,000 की, और एंगल बिटवीन देम जो है रोप उनके रस्सी के दरमियान का जो एंगल है कितना, वो 60 है। तो रिजल्टेंट फोर्स बताइए, आसान सवाल है। देखिए मैंने एक शिप दिखा दिया बड़ा, पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया, और एक बोट छोटी बोट 2 हैं, उनको रस्सियों से टाई किया हुआ है, इनके दरमियान में जो एंगल है कितना है वो 60 है। तो बताएं अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। ज़ाहिर है ये अगर शिप 1 है तो ये फोर्स F1 होगी, ये शिप 2 है तो ये F2 हो जाएगी यहाँ पास। ठीक है, तो एक फोर्स जो इस पर लग रही है शिप बोट 1 पे जो लग रही है वो F1 लग रही है 6,000, जो दूसरी बोट है वो बोट 2 है तो उस पर फोर्स जो लग रही है वो F2 लग रही है, दरमियान का एंगल 60 है। रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, तो सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है, रिजल्टेंट फार्मूला निकालते हैं, रेडी करके फर्स्ट फोर्स प्लस सेकंड फोर्स स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट सेकंड टर्म और cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये पीछे इसमें लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे ये फार्मूले ड्राइव कराया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के। तो वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 स्क्वायर, तो F1 भी एक वेक्टर है, F2 भी एक वेक्टर है, तो प्लस 2 टाइम ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस देयर एंड द cos थीटा। ये भी जो होते हैं वेक्टर में नहीं होते, ये मैग्नीट्यूड में ही होता है हमारे पास। तो 6,000 है F1, F2 कितना, वो भी 6,000 है, 2 अपनी जगह पे, F1 6,000 cos और एंगल कितना है 60 हमने लगा दिया, cos 60 कितना हो जाएगा वो 0.5 आ जाएगा। 6,000 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और ये 60 आ जाएंगे, 6,000 का स्क्वायर करेंगे 36 और 60 आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2 और 6 जीरोस आ गए। cos 60 कितना आता है वो 0.5 आता है, सबको इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक स्टेप रुकिए, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये 36 कितना होंगे 72 जाएगा, 60 एक के साथ रहेंगे 60 रहेंगे, प्लस कर लें कैलकुलेटर से, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा, इनको आपस में प्लस करें, ये इतना आ जाएगा टर्म, रेडिकल निकालें तो आ जाएगा 10,392.30 फोर्स है तो क्या हो गया न्यूटन आ गया हमारे पास।
पास। तो ये फार्मूला है हमारे पास जो हमने पहले ड्राइव किए हैं फार्मूले, उसी में से इस्तेमाल किया है हमने कि जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टरों का, दो फोर्सों का, तो वो इस तरह से निकालते हैं, रूट करके निकालते हैं। फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा, आसान था आपका। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा तवज्जो से समझिएगा, ये थोड़ा चेंज है आपके लिए। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो स्टार्ट लेती है कहाँ से, रेस्ट से लेती है, एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि वो रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, वो ज़ीरो, ये याद रख लीजिएगा आप। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसे कहा जाता है जो हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम एक्सेलरेशन रखे, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ना बढ़े ना कम हो, वो कहलाता है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है और वो इतना एक्सेलरेशन ले रहा है हमारे पास, ठीक है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के दौरान ऑफ इट्स मोशन, जब वो मोशन कर रहा था, कार मोशन कर रही थी, उसका जब 5वां सेकेंड हो रहा था, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, उसने कितना फासला कवर किया दौरान में, यानी कि चौथे से 5वां सेकेंड है तो 5वें से पहले कौन सा होगा, चौथा सेकेंड होगा, तो चौथे सेकंड से 5वें सेकंड के दरमियान जो उसने कवर किया वो कितना, वो 36 मीटर कवर किया। ड्यूरिंग जो कह रहा है ना, ड्यूरिंग से मुराद है कि वो किसके दरमियान में, यानी कि ड्यूरिंग द 5th का मतलब है 5वें से पहले कौन सा होगा, चौथे, चौथे और 5वें के दरमियान में, चौथे सेकंड से जब 5वें सेकंड में पहुंचा तो कितना फासला कवर किया, वो 36 मीटर कवर किया। तो कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। अभी चौथे से 5वें सेकंड में जो इतना फासला आया है उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में भी, चौथे सेकंड में भी और ये 5वें सेकंड में भी, सब जगह ये कांस्टेंट रह जाएगा जो एक्सेलरेशन निकलेगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन निकालिए। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, टर्म है ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, 5वें सेकंड के दरमियान में, दौरान में, ऑफ इट्स मोशन के उसने इतना कवर किया। 5वें सेकंड के दौरान समझ है कि 5वें से पहले चौथा, चौथे और 5वें के दरमियान में इतना फासला तय किया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाली जो सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। फिर कहता है द टोटल डिस्टेंस, अब टोटल बताइए, ड्यूरिंग वाला 5 सेकंड का नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस मोशन, जो रेस्ट से स्टार्ट लिया था 5 सेकंड तक पहुंचा, उसका डिस्टेंस बताइए। ठीक है, देखिए इसको मैंने थोड़ा पिक्चर से बनाया है कि उसने कहा कि 5th सेकंड, ड्यूरिंग द 5th सेकंड, 5वें सेकंड के दौरान में, तो 5वां सेकंड कब हुआ, जब चौथे से 5वें के दरमियान में कितना फासला कवर किया उसने, 36 मीटर का कवर किया। एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो हर जगह पे 0 से 1 हुआ तब भी ए था, हर जगह पे क्या वो ए कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने कहा कि चौथे से 5वें के दरमियान में ड्यूरिंग द 5th सेकंड, 5वें सेकंड के दौरान में उसने फासला, यानी 5वां सेकंड, जब चौथे से 5वां सेकंड हुआ तो उसने कितना फासला तय किया था, वो इस पीरियड में 4 से 5 के दरमियान में कितना, 36 मीटर था। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, और बताइए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो मैंने अब इसको देखें थोड़ा सा चेंज करके बना दिया ताकि फिगर से ही समझ जाएंगे आप इसको। जब यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से वहाँ तक का जो फासला है उसको S0 to 5, 0 से 5 तक का, 0 - 5 नहीं है, 0 to 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी क्या होगा, 0 to 5 होगा। 0 से 5 तक का टाइम कितना, वो 5 सेकंड है। 0 से 4 तक का टाइम कितना होगा, 0.4 तक का, वो 4 सेकंड ही होगा, तो वो T0 to 4 हो गया। 0 to 4 टाइम कितना होगा, वो 4 सेकंड होगा। 0 to 5 कितना होगा, वो 5 होगा। 0 to 3 कितना होगा, 3 होगा। 0 to 2 कितना होगा, 2 होगा। 0 to 1 कितना होगा, 1 होगा। तो 0 to 5 का मतलब कितना टाइम आ गया, 5 सेकंड। और चौथे सेकंड तक का जो फासला होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो 0 to 4, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक का फासला 0 to 4 है, यहाँ से वहाँ तक का फासला 5 तक का 0 to 5 है, ठीक है। ये टाइम, यहाँ तक का टाइम 5 सेकंड है, यहाँ तक का टाइम 4 सेकंड है। अब ये क्यों मैं 0 to 4 कर रहा हूँ, 0 to 5 कर रहा हूँ, डिस्टेंस को वो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये कि टोटल जो है, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है, अगर उसमें से मैं ये हिस्सा निकाल दूँ तो ये हिस्सा मिल जाएगा, या ये कह लें इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि ये वाले हिस्से में से, ये वाले टाइम में से, ये वाले डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल दें तो ये बराबर होगा किसके, 36 के हो जाएगा।
अब देखिए डेटा कैसे लिखा मैंने, स्टार्ट फ्रॉम रेस था तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u से जाहिर किया हुआ, फाइनल को v से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। अब यहाँ से 5वें सेकंड तक पहुंचा तो वो टाइम कौन सा हुआ, t0 to 5 था, 5वें सेकंड का 0 to 5। तो क्या होगा 0 to 5 जो होगा, 0 to 5 तक का टाइम कितना होगा, वो 5 सेकंड है। तो इसी तरह से 0 to 4 भी निकाल लिया, वो कितना 4 सेकंड है। अब जो इसने दे रखा था कि ड्यूरिंग द 5th सेकंड में कितना फासला किया, उसने 36 किया। तो 36 मीटर जो फासला तय किया तो वो ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। मुझे चाहिए टोटल फासला यहाँ से वहाँ तक का चाहिए। टोटल कैसे निकलेगा कि मैं टोटल में से माइनस जब ये करूँगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। अब वही चीज़ मैंने इस्तेमाल की कि ये टोटल है, टोटल में से जब ये निकालूंगा मैं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। इस सारे में से ये निकाल दो तो ये बचेगा। तो ये लिखा एस फासला डिस्टेंस 0 to 5 यहाँ से यहाँ तक वाला, मैं से माइनस कर दूं किसको, यहाँ से यहाँ तक वाले को, ये वाला हिस्सा निकाल दें तो ये बचेगा। तो बराबर किसको को 36 के। इसका मतलब ये कि मुझे पहले एस निकालना होगा 0 to 5 फार्मूले से, 0 to 4 भी निकालना पड़ेगा। उसको जब इस कंडीशन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा। ये मालूम करना है आपको, और दूसरा क्या मालूम करना है आपको, टोटल फासला मालूम करने की कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक का, वो कह रहा था यहाँ से यहाँ तक का फासला। तो S0 to 5 भी आपको मालूम करना है। तो S0 to 5 भी मालूम करना है, 0 to 4 में से निकालेंगे तो ये इसके बराबर आता है। दोनों को ये इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो मैंने इनको दोनों को ब्रेक कर दिया दो पार्ट के अंदर। तो पहला लिखा फार्मूला फॉर डिस्टेंस S0 to 5, यानी इसके लिए 0 to 5 के लिए। तो 0 to 5 जाएंगे तो S = VIT + ½ AT², ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब S तो अपनी जगह पर है, V की जगह पे VI की जगह U कर दिया मैंने। टाइम जो है वो कौन सा था, ये टाइम 0 to 5 है। तो डिस्टेंस 0 to 5 का, तो टाइम भी 0 to 5 का रहेगा। U तो 0 ही है आपके पास। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वो उसमें 0 to 5 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो टाइम कौन सा होगा, वो 0 to 5 का ही होगा। 0 से 5 तक का टाइम, डिस्टेंस कौन सा 0 से 5 तक का, तो बराबर होगा वेलोसिटी टाइम 0 to 5, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, स्टार्ट फ्रॉम रेस था, और जो 5 सेकंड तक पहुंचा था तो वो टाइम कितना था, 0 to 5 टाइम वो 5 ही सेकंड था। 4 0 to 4 4 होगा, 0 to 3 3 होगा, 0 to 5 कितना, वो 5 ही हमारे पास। हाफ अपनी जगह पे, ए कांस्टेंट है थ्रू आउट था। 0 to 5 कितना, वही 5 है, वो भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अपनी जगह कर दी। 0 से कन्वर्ट करेंगे वो 0 हो जाएगा। ए अपनी जगह पर है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, नीचे 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया S0 to 5, यानी फासला जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस मिला हमें 0 से 5 तक का, वो क्या आया 25A/2 आ गया। ए लगा हुआ है हमारे पास। तो हमें दूसरा भी निकालना है, क्योंकि कंडीशन हमें किस तरह दे रखी है, वो यहाँ तक भी दे रखी है, वहाँ से यहाँ तक का जो फासला फ़र्क है वो ये है। या जब वो 4 से 5 तक गया था तो इतना फासला तय किया था उसने। तो मैंने लिखा जब 4 से 5 तक गया था तो टोटल में से 11 निकाल दें तो वो ये फासला बन जाता है। फॉर द डिस्टेंस 0 to 4, अब 0 to 5 निकाला, 0 to 4 भी निकालेंगे। U अपनी जगह रहेगा, टाइम 0 to 4 हो जाएगा, ½ AT² है, वो S = VIT + ½ AT² है। तो S अगर 0 to 4 है तो टाइम भी 0 to 4 है। A कांस्टेंट रहेगा, U जो 0 ही है उसका, और टाइम वही रहेगा 0 to 4 का, ठीक है जी। ये अपनी जगह पर है, 0 इनिशियल 0 था, वो दोनों केस के लिए 0 है ना, 0 ही रहेगा। ये टाइम कितना 4 तक का है तो 4 सेकंड है, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेगा वो 0 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ए अपनी जगह पर 2 ने कैंसिल किया 16 को, तो कितना आ गया यहाँ पास 8A आ गया। अब 2 आ गए, ठीक है। S0 to 4 भी आ गया, S0 to 5 भी आ गया आपके पास, दोनों ही निकल गए आपके पास। दोनों में ए लगा हुआ है। ए आपको मालूम करना है। कंडीशन क्या दे रखी थी, उसने कहा था ड्यूरिंग द 5th सेकंड जो था, यानी जब 4 से 5 तक गया था तो कितना था, वो 36 मीटर था। तो हमने टोटल फासले में से 4 तक का फासला निकाल दिया, 5 सेकंड वाले फासले में से 4 तक का निकाल दिया, तो वो डिफरेंस आ गया किसका, 4 to 5 का। मैंने देखें दोबारा बताता हूँ आपको, ये टोटल वाले में से हमने 4 तक का फासला निकाल दिया तो ये बराबर आ गया, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ फार्मूले में लिखा कि जब टोटल वाले में से 4 तक का 4 तक का 5 सेकंड वाले डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाले डिस्टेंस को निकालेंगे तो टोटल वो जो दिया हुआ था वो 36 था, वो इतना था। ये 0 to 4 वाला कितना 25A/2 था, यह भी निकाला था आपने 25A/2, 0 to 4 तो 25A/2। 0 to 4 कितना हुआ 8A निकाला था आपने। इसके नीचे 1 कंसिडर किया हुआ, ऐसे हम लेंगे 2 आ जाएगा। 25 अपनी जगह रहेगा, 2 क्रॉस करेगा वहाँ पे, थोड़ा सा ये गलत हो गया,
ये 8 नहीं है भाई, ये जल्दी में लिख दिया जी 16 है हमारे पास। क्या है, इसको ओमिट कर दीजिएगा, इसको 16 कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये 16 हो, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 16 आएगा। जब 25 में से 16 जाएगा, 8 नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, एलसीएम पूरा हुआ है 16, तो 25 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9a बचेगा। यहाँ 16 लिखना भूल गए जल्दी के अंदर, तो ये 9a होगा। 2 यहाँ डिवाइड कर, 2 जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 36 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा हमारे पास, वो 72 हो जाएगा। 9a यहाँ मल्टीप्लाई करा, 9 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 72 को डिवाइड करें 9 से तो 8 आ जाएगा हमारे पास। ये 8 नहीं है भाई, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है एलसीएम पूरा करने के लिए 16 था, तो 25 में 16 गया तो 9, बाकी सही है, बस यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको सही कीजिएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना था, S02 a भी मालूम करना था, S02 4 मालूम करना था, S02 सॉरी 5 0 to 5 हमने मालूम कर रहे तो वो ये निकला था हमारे पास, तो a यहाँ पुट कर दूँ तो 0 to 5 भी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 क्या रखा था मैंने इसको, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जो a इज इक्वल टू 8 आया तो पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1, यहाँ पे a लगा हुआ था, a की जगह पे 8 लिख दिया, तो डिवाइड किया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2 4 8 हो गया, 4 को 25 में ट्राई किया तो कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। 0 to 5 कितना मीटर है, वो 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल फासला है, 0 to 5 तक का जो फासला है वो 100 मीटर है। ठीक है जी, टोटल फासला 100 मीटर है। इनके दरमियान का जो फासला था वो इस सेकंड से सेकंड तक का वो 36 मीटर था हमारे पास। ठीक है, ये आपको फुल समझ में आ गया होगा, सवाल मुश्किल नहीं था। देखें, इसको डायग्राम से ही समझा जाएगा। उसने कहा था जब 5वें सेकंड के अंदर कितना फासला तय किया उसने, वो 36 सेकंड किया था, तो 5वें सेकंड के अंदर किया था, 0 से 5वें तक का नहीं कहा था, ड्यूरिंग द 5। लेकिन सवाल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सारा डायग्राम के अंदर आपका सवाल है। देखिए, कार स्टार्ट रेस से थी तो यू 0 हो गया था, कांस्टेंट एक्सेशन तो एक्शन सब जगह ही सेम रहेगा। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अब उसका 5वां सेकेंड का मोशन था, उसने कवर किया 36 सेकेंड। 5वें सेकेंड का जो मोशन था उसका, 5वें सेकेंड का जो मोशन था, यानी चौथे से 5वें तक का जो मोशन था, वो 36 मीटर कवर किया था। ए मालूम करना था आपको, और मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दी दो चीज़ों से, एक 0 to 5 डिस्टेंस बोला और 0 to 5 टाइम बोला। इस तरह 4 सेकंड तक का 0 to 4 का हमने डिस्टेंस लिया, 0 to 4 का टाइम लिया। ये टाइम 4 सेकंड रहेगा, यहाँ टाइम 5 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 0 to 4 है, ये 0 to 4 ही रहेगा जब टाइम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया। टोटल वाले में से जब ये निकालूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा। दोनों को कंडीशन से सॉल्व किया हमने यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों के एक कंडीशनल आंसर आ गए थे, लेकिन वो कंडीशन जो हमें यहाँ दे रखी थी वो 36 मीटर वाली, वही इसके ज़रिए ए निकला आपका। जब ए निकलेगा तो उसको आप पुट कर सकते हैं, जो यहाँ पे S0 to 5 वाला था आपके पास, जो आपको मालूम करना था, तो उससे आपका टोटल डिस्टेंस भी निकल आएगा, जो आपके पास 100 है। ठीक है जी, इसके बाद चौथा पार्ट है, चौथा क्वेश्चन है इसका। शो डेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जाम्पल। कहता है कि आप साबित करें, इस चीज़ को शो करके दिखाएं, प्रूफ डेट करें कि रेंज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की कम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या होती है, वो सेम होती है। अब जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब भी दो एंगलों को जमा करें और उनका सम बराबर आ जाए 90 के, तो उसको कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब आपको रेंज निकाल के दिखानी है उनकी जो बराबर आ जाए। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेके चलूँगा। ये देख लीजिए पिक्चर आप देखिए, ये एक एंगल ये है कितना 15, और एक एंगल कौन सा है हमारे पास, ये 75 और 15 के ऊपर क्या रेंज सेम है। 75 वाला का रेंज भी यहाँ पे आया, जो आया 15 का भी रेंज है। 15 और 75 दोनों की रेंज क्या है, एक है। और दोनों का सम देखें एंगलों का, 75 में प्लस करें 15 तो कितना हो जाएगा 90। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे 75 और 15 हमारे पास। इस तरह से रेंज दो एंगल की यहाँ पे से हमारी, एक एंगल 30 है और दूसरा एंगल कौन सा है, ये वो 60 है। 60 और 30 जमा करेंगे 90 हो जाएगा। दो एंगल को जमा करूँ और उनका सम क्या आ जाए 90 आ जाए, उसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनकी रेंज क्या है, सेम है। 15 और 75 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनकी रेंज क्या है, सेम है। सेम आ रही है, पिक्चर में पहले भी पढ़ाया, नोट्स में आपको कराया मैंने। ठीक है, तो अभी दो प्रॉब्लम्स दो तरीके से सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे।
तो मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी को u नॉट का, हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद सेम रेंजेस आर एस, वो हमारे पास दो केस हमने बुक में दिखा रखे हैं आपके पास, उसको डिफाइन भी किया हुआ है पहले भी हमने। दो एंगलों को जमा करें तो 90 आना चाहिए। 60 प्लस 30 कितना हो रहा है, 90 आ रहा है। इनकी रेंज सेम मिल रही है, ज़रूरी नहीं है हर जगह पे ऐसे होगा, ज़रूरी नहीं है कि उनकी रेंज सेम मिल जाए आपको। यहाँ पे दो केसेस दिखा रखे हैं तो मैंने दोनों से ही प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। 60 और 30 को दो एंगल हैं हमारे पास, एक प्रोजेक्ट किया 60 से और एक को प्रोजेक्ट किया 30 से, दोनों की रेंज सेम आनी चाहिए और दोनों का एंगल का जमा करूँ तो कितना चाहिए, वो 90 आना चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम कहलाएगी। चेक करेंगे केस 30 और 60 को, एक 75 और 15 को। पिक्चर मैंने आपको पहले दिखा दी, चाहे तो आप उसको भी यहाँ बना सकते हैं इस तरह से। ये 15 वाले का और 75 वाले का रेंज सेम आ रहा था, 30 और 60 वाले की रेंज भी सेम आ रही थी। उसी को पिक्चर को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे प्रूफ डेट करूँगा इसको। कॉम्प्लीमेंट यहाँ से बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूँ 90। तो देखें 60 प्लस 30 कितना, 90 है। 75 प्लस 15 कितना है, वो भी 90 है। तो दूसरे वाले भी हो सकता है होपफुल के बराबर आ जाए, लेकिन ये दो बुक में दे रखे थे, इन दोनों से सॉल्व किया मैंने। तो एक 60 और 30 पहला केस लिया मैंने यहाँ पे। रेंज का फार्मूला, क्योंकि रेंज मालूम कर रहा है कि सेम रेंज हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो रेंज का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक एंगल पहले 60, एक बार 60 पुट किया हमने, तो वी नोट्स टू साइन 2 अपनी जगह पे, थीटा की जगह 60 कर दिया, बाकी सब चीज़ अपनी जगह है। मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वी नोट होगा साइन जी, ऐसे कैसे उतार दिया। 120 का साइन निकालूंगा तो आता है 0.866 आता है। वी नोट इसने दिया, जी को इसने दिया। ठीक है, अब पहले 60 पुट किया, अब 30 पुट करेंगे तो 30 पुट कर दें क्वेश्चन 1 के अंदर, तो 60 हो जाएगा। 60 साइन 60 निकालेंगे 0.866 आएगी। वी नोट और स्क्वायर और जी, तो वी नोट वहाँ पे, वी नोट यहाँ पर भी, जी यहाँ पर, जी यहाँ पर, दोनों के दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल सेम सेम हो गए। R1 भी ये निकला, R2 भी ये निकला। तो कहता है R1 बराबर R2 क्या है, और दोनों की वैल्यू सेम आई थी, 0.866 वी नोट स्क्वायर बाई जी था। 8 एंगल 1 इज इक्वल टू 60 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 30। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। दूसरा एंगल मैंने 75 और 15 का था जो पिक्चर्स दिखाया आपको, तो वही फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी नोट स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है हमारे पास। तो एक बार 75 पुट करेंगे, एक बार 15। 75 पुट करते हैं, यहाँ पर थीटा है इक्वेशन 1 के अंदर। वी नॉट अपनी जगह, साइन अपनी जगह, जी अपनी जगह, 2 अपनी जगह, थीटा की जगह 75 से, और कुछ नहीं चेंज किया। 75 कंपेयर किया 2 से, 150 हो गया। 150 का जब भी हम निकालेंगे साइन तो 0.5 आता है। वी नॉट स्क्वायर अपनी जगह पे, जी अपनी जगह पे। अब 75 पुट कर दिया तो दूसरा उसका कौन सा था, वो 15 था। 15 पुट किया हमने फार्मूले के अंदर ही। वी नोट अपनी जगह पे, साइन अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह, 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जी अपनी जगह पे, कितना 30 हो गया। साइन 30 कितना 0.5, वो भी 0.5 आ गया। वी नोट हो गया, वी नोट हो गया, जी आ गया, जी सेम आ गया बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन रेंज के ऊपर, इन एंगलों के ऊपर क्या है, वो रेंज सेम आती है। दोनों की रेंज हमने दोनों को चेक करके दिखा दिया कि वो दोनों एंगलों के ऊपर वो रेंज सेम आ गई। तो ये शो डेट का था, ये पेपर में भी आ सकता है आपका सवाल, ये भी आ सकता है सवाल। आसान सवाल था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब कहते हैं एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि वो 75.9 होता है हमारे पास, को 76 का हुआ आंसर इसने। तो उस एंगल के ऊपर दोनों क्या होता है हमारे पास, रेंज और हाइट बराबर आ जाती है। तो हम रेंज और हाइट के दोनों के फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। कहता है क्या एंगल होगा, ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसके ऊपर रेंज बराबर आ जाती है किसके, हाइट के। तो रेंज का फार्मूला भी लगाएंगे और हाइट का फार्मूला भी लगाएंगे, हम इक्वल करके रखेंगे। तो देखते हैं कौन सा एंगल निकलेगा, जो एंगल निकलेगा उस एंगल के ऊपर वो बराबर होता है। हमें पता है 75.9 होता है वो, लेकिन 76 दे रखा है यहाँ पे, 76 ही कंसिडर कर लेंगे हम उसको। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको, अब यहाँ मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रेंज है आपकी, ये हाइट है। तो ये रेंज जो होती है एक्स एक्सिस के ऊपर ये आर होता है, जो हाइट होता है वो एच होता है। जितनी ये रेंज है इतनी ही इसकी हाइट हो, तो एंगल क्या होगा वो, तो कंडीशन क्या है, रेंज और हाइट बराबर है। तो थीटा मालूम करना है कौन सा एंगल होगा जिसपे रेंज और ये दोनों बराबर हो जाए, हाइट बराबर हो जाए, रेंज बराबर हो जाए हाइट के। गिवन है हमारे पास वो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेगा जल्दी से। अच्छा भाई, ठीक है, यहाँ आते हैं हम, थोड़ा सा पीछे गलती से हो गया जी। जितनी रेंज है इतनी ही हाइट है,
एंगल क्या होगा, ऐसा कौन सा एंगल होता है जिस पर रेंज बराबर होता है, वो हमारा 75.9 होता है। लेकिन ये कि हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इन दोनों के फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेंज बराबर होगी किसके, हाइट पे कोई एंगल होगा वो, तो ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अभी भी इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले आपने। हाइट का फॉर्मूला जो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ठीक है। तो यहाँ जी से जी कट गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आ गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बाई 2 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हमने ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा और होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का, ये थीटा है कुछ और नहीं है, 1 नहीं है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला कहता है 2 बाहर निकल आता है, उसका 2 क्या आता है, बाहर आ जाता है, साइन थीटा और कोस थीटा निकल आता है साथ में, ये बराबर है इसके 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो साइन थीटा से एक स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 2 कोस थीटा, वहाँ बचा साइन अपॉन 2, यहाँ 2 कोस थीटा, वहाँ पे साइन अपॉन 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, 2 को यहाँ ले जाऊँ उस 2 वाले के पास, तो 2 क्रॉस में यहाँ आ गया, कोस वहाँ चला गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 यहाँ आ गया, कोस में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हमारे पास, ये कोस नीचे आ गया, साइन अपॉन कोस इसको कहते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर 4 बराबर टेंजेंट थीटा गया, टेंजेंट थीटा बराबर है 4 के, तो क्या करेंगे, थीटा मालूम करना है, टेंजेंट वहाँ चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो गया, टेंजेंट इनवर्स 4 निकालेंगे तो क्या आता है 75.9 आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली राउंडली 76 कह दिया हमने। तो कहता है कि 76 एंगल के ऊपर क्या होता है, रेंज बराबर हो जाती है किसके, जितनी रेंज होती है, अगर ये 10 मीटर है तो वो 10 मीटर ही ऊपर गया, अगर ये 100 मीटर है तो वो 100 मीटर तक ऊपर गया, ये मतलब होता है रेंज बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, हाइट के। वो एंगल है 76, 75.9 होता है लेकिन उसको 76 का हुआ है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट ए ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से एक मार्टर शेल को फायर किया, टारगेट कितना हासिल किया उसने, 500 मीटर का टारगेट हासिल किया, हाँ लेवल कहता है कि मार्टर शेल को फायर किया ग्राउंड लेवल से, और टारगेट जो था 500 मीटर डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 90 मीटर पर सेकेंड है, इतना हाइट नहीं, इतना टारगेट यानी कि डिस्टेंस कवर्ड किया, हाइट नहीं रेंज कवर्ड की, इतनी रेंज है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी। लॉन्च एंगल होता है, ये क्या होगा, तो लॉन्च एंगल के लिए आप जानते हैं लॉन्च एंगल हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस से निकालते हैं। देखें ये जो प्रोजेक्टेड एंगल होता है ये निकालते हैं हम किससे, हम वो एक्स एक्सिस से निकालते हैं हॉरिजॉन्टल से, और जो वर्टिकल से निकालते हैं वो लॉन्च एंगल होता है। दोनों को जमा करूंगा तो बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, वो टोटल 90 है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 90 है। 90 का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल जमा करूंगा तो 90 बन जाएगा। तो ये एंगल हमेशा मिला होता है हमारे पास, ये एंगल नहीं मिला होता हमारे पास, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हम। ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या करते हैं, रेंज से हम बता देते हैं, इस एंगल से निकालूं जो रेंज आएगी उस एंगल से निकालूंगा तो वही रेंज आएगी हमारे पास। इसे अभी चेक किया आपने थोड़ी देर पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 90 मीटर पर सेकंड थी, रेंज कितनी कवर्ड की, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया जी, हाँ पास 9.8 मीटर पर सेकंड। लॉन्च एंगल मालूम क्या रहा है, लॉन्चिंग का मतलब कि ये तो प्रोजेक्टेड एंगल है, तो लॉन्च एंगल जो वर्टिकल से मालूम करते हैं उससे लॉन्च एंगल कैसे निकलता है, 90 में से निकाल दें 90, ये पूरा ये वर्टिकल है ना, ये पूरा 90 है, तो 90 में से निकाल दें या थीटा निकाल दें तो लॉन्च एंगल आ जाएगा हमारे पास, या लॉन्च एंगल को और इस थीटा को जमा करेंगे तो 90 हो जाएगा, बात एक ही है। तो फार्मूला क्या, लॉन्च एंगल बराबर होता है 90 माइनस थीटा के। थीटा वो जिससे हम सारे प्रोजेक्टेड एंगल होता है, जिससे फार्मूले बना रखे हैं सारे हमने। रेंज का फार्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज का फार्मूला थोड़ी देर पहले भी समझाया था आपको। रेंज कितनी है, 500 मीटर का फासला तय किया उसने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 90 मीटर है, मीटर पर सेकंड, स्क्वायर तो स्क्वायर साइन 2 थीटा अपनी जगह जी के लिए 9.8 है। ये प्लस माइनस सेकंड होता है, ये सिंपल रहती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या, ये डिवाइड कर रहा है, वजह का मल्टीप्लाई करेगा, 9.8 मल्टीप्लाई करेगा 500 को, 90 का स्क्वायर करेंगे 8100 हो जाएगा, यानी कि 8100 हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा अपनी जगह पे, यहाँ मल्टीप्लाई करें जाकर डिवाइड करेगा, ऊपर रकम मल्टीप्लाई करें इससे डिवाइड करें क्या आ जाएगा, वो साइन 2 थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 4900 हो गया, ये अपनी जगह पे डिवाइड करके कैंसिल कर दें, 0.604 आ गया। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा मालूम करना है तो साइन में जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.604 अगर लेंगे आप तो वो कितना निकलेगा, वो आता है हमारे पास 37.4 आता है। तो 2 थीटा बराबर जाएगा इसके, और ये बराबर है किसके, 37, 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। और थीटा मालूम करना है तो मल्टीप्लाई करा तो जाकर डिवाइड कर देगा। तो एंगल कितना आ गया, ये 18.6 आ गया, प्रोजेक्टेड एंगल आ गया। तो लॉन्च एंगल क्या होगा, जो ऊपर से निकालते हैं वर्टिकल से निकालते हैं, तो वो क्या होता है 90 में से माइनस कर दें,
प्रोजेक्टेड एंगल, जो इस एंगल से प्रोजेक्ट जो क्या है 18.6 से क्या है 500 मीटर की उसने हाइट कैरी की, जो वहाँ पे पहुँचा वहाँ पे जो कवर्ड की हाइट जो उसने कवर्ड की वो कितनी, वो 500 मीटर की कवर्ड की जब प्रोजेक्ट किया हमने 18.6 से। उसका वर्टिकल एंगल क्या होगा, जो लॉन्च एंगल होता है वो 90 माइनस दिस होता है, 90 में से माइनस कर दें 18.6 को तो वो आ गया। तो जो ऊपर का जो ऊपर से जो एंगल बना हमारे पास वो कितना बनेगा, ये जो एंगल बना ये तो 18 पॉइंट था, ये 71 पॉइंट बना हमारे पास, दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ऊपर वाला एंगल कहलाएगा लॉन्च एंगल। देखिए होपफुल आपको समझ में आया हुआ, चैप्टर लेंथी था आपका ये प्रॉब्लम वाइज, और कोशिश करेंगे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर भी कराएं कंटिन्यू करके, ताकि फिजिक्स को सबसे पहले ख़त्म करवा दें आपके। देखिए इसको शेयर कीजिए दोस्तों को सबको, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, और कुछ चीज़ हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।